हेलो साथियों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज की जो मुख्य खबरें हैं उनके ऊपर बारी बारी से नज़र हम डाल लेते हैं। सबसे पहली जो अपडेट लोक शिक्षण संचालय डीपीआई प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, यानी कि एक नोटिस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है आवश्यक सूचना के आधार पर, जहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज अपलोड सत्यापन नहीं करा पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त से पुनः पोर्टल खोला जाएगा सर्व संबंधितों को सूचनार्थ। यानी कि जो भी नए शिक्षक साथी है जो कि दस्तावेज अपलोड का कार्य अभी नहीं करा पाए हैं, उनके लिए 10 अगस्त से फिर से पोर्टल खोला जाएगा। अगली अपडेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि PMUMS कर्मचारी कल्याण कोष के नाम से एक योजना चलती है, जो कि सभी शासकीय सेवकों के माध्यम से चलाई जा रही है। 15 परिवारों को दी 4.35 करोड़ की सहायता, यानी 4 करोड़ 35 लाख के आसपास सहायता यहाँ पर मिल चुकी है। आपको बता दूं, PMUMS कर्मचारी कल्याण कोष ने कर्मचारी हित और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और अब तक जो 15 दिवंगत कर्मचारी है उनके परिवारों को कुल लगभग 4 करोड़ 35 लाख के आसपास आर्थिक सहायता प्रदान कर दी है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है और पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट आप कीजिएगा, स्पेशली वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी PMUMS। अगली जो अपडेट प्रमोशन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर अगर हम बात करें डीपीसी नियमों में कमी है, हो सकता है हजारों कर्मचारियों का डिमोशन। आखिर क्या अपडेट है, हम आगे बढ़ते हैं। जीएडी ने जारी नहीं किए हैं संशोधित नियम, ये खबर भी भोपाल से है। प्रदेश में सरकारी तंत्र में नियमों का जो का त्यों लागू करने में एक चूक हजारों अधिकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की गलती के कारण हजारों अधिकारी कर्मचारी पर डिमोशन की तलवार लटक गई है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन वर्षों से प्रभार पर काम कर रहे अधिकारी इससे वंचित रह सकते हैं। आपको बता दें कि जीएडी के पदोन्नति नियम 2025 में पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन न्यायालय में जो प्रकरण चल रहे हैं उसके चलते 2026 में यह प्रक्रिया शुरू हुई। अभी भी 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में ही पदोन्नति की जा रही है, क्योंकि जीएडी ने कोई भी संशोधित नियम जारी नहीं किया है और नियम के अनुसार अगली डीपीसी वर्ष 2027 के लिए होगी। इस स्थिति में वर्ष 2026 की डीपीसी पूरी तरह गायब हो गई है, जिससे हजारों प्रभारी अधिकारी जो है वो पदोन्नत हो जाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम 2025 में एक ही वर्ष में 2 वर्षों के लिए नियमित डीपीसी करने का प्रावधान ही नहीं है। अगली अपडेट में आपको बता दूं कि जहां ओबीसी आरक्षण की सुनवाई चल रही है, वहीं ओबीसी की 51% आबादी को महज 14% आरक्षण, इस प्रकार का मामला जो है सुनवाई के दौरान देखने को मिला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरण की 7वें दिन गुरुवार को भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक जी और जस्टिस विनय सराफ जी की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सर्वप्रथम ओबीसी आरक्षण के विरोध में दायर सभी मामलों में सुनवाई हुई, जिसके बाद में ओबीसी आरक्षण के समर्थन आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार हुआ। तो इसमें बताया गया है कि 51% जो आबादी है और उसके तहत 14% आरक्षण दिया जा रहा है। अगली जो अपडेट है शिक्षकों के लिए है, तिमाही के बाद रेमेडियल अनिवार्य हो जाएगी, शैक्षणिक डायरी भी आपको लिखनी होगी। राजधानी में शिक्षा को प्रदेश में अव्वल दर्जा दिलाने के लिए अफसरों ने सशक्त प्लानिंग तैयार की है। जुलाई का पहला टेस्ट होने जा रहा है। इसी टेस्ट से कमजोर बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा और जितने भी बच्चे विषयवार कमजोर निकलेंगे, तिमाही परीक्षा के बाद उनकी रेमेडियल कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। इस प्रकार का प्रयोग हर जगह हमें देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं। संचालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल से एक आम सूचना देखने को मिली है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश में संचालित समस्त नर्सिंग संस्थानों के विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रम जैसे ANM, GNM, PV, BSc, MSc में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थान प्रवेश नियम 2024 तथा संशोधित नियम 11/5/2026 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पाठ्यक्रमों को प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया गया है। नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है और नियम पुस्तिका जो है वो शीघ्र ही आप सभी को देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी वो प्रवेश परीक्षा अब नहीं होगी, सीधे ऑनलाइन काउंसलिंग जो है, ये जो कोर्स दे रखे हैं इनके लिए आयोजित की जाएगी। एमपी पुलिस का सपना देख रहे सभी साथियों के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। 9,662 पदों को एक ही दिन में मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। 3 दिन पहले PHQ की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देश दिए थे। आरक्षक जीडी के सबसे ज़्यादा 7,500 पद स्वीकृत किए हैं। कितने
पद भरे जाएंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। आरक्षक जीडी के लिए 7,500 पद, आरक्षक यानी चालक के लिए 1,000 पद रहेंगे, शीघ्र लेखक सूबेदार ए के लिए 135 पद, सहायक उप निरीक्षक एम के लिए 520, सूबेदार के लिए 81 पद, उप निरीक्षक जिला बल 312 पद, उप निरीक्षक SAF के 69 पद, उप निरीक्षक QD 4 पद, उप निरीक्षक अंगुली चिन्ह के लिए 22, उप निरीक्षक आयु 10, उप निरीक्षक फोटो के लिए 9 पद। इस प्रकार 9,662 पदों की जो भर्ती है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अगली जो खबर टेट से जुड़ी हुई है, केंद्र सरकार ने संसद में रुख स्पष्ट किया है टेट को लेकर। लाखों सरकारी शिक्षकों को नहीं मिलेगी टेट से छूट। नई दिल्ली से खबर है, देश के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्र सरकार ने पूर्ण विराम यहां पर लगा दिया है। संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी कार्यरत शिक्षक है उनको टेट की अनिवार्यता से राहत या छूट देने का फिलहाल कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से देखने को मिला कि संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT द्वारा तय न्यूनतम योग्यताओं के तहत टेट को है अनिवार्य कर दिया गया है। पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस प्रकार की जो अपडेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगली जो अपडेट EPS पेंशन भोगियों को लेकर है, एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिला। न्यूनतम पेंशन 7,500 करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार की जो अपडेट है दिल्ली से हम देखने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सदस्यों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कह दिया है कि फिलहाल न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव अभी नहीं है। अगली जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के लिए है। उनको प्रोफाइल अपडेशन का कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा। संस्था प्रमुख के माध्यम से सत्यापन का कार्य भी होगा। हायर एजुकेशन ने फॉलन आउट अतिथि विद्वानों के लिए प्रोफाइल अपडेशन की तिथि जारी कर दी है। अब फॉलन आउट अतिथि विद्वान 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक प्रोफाइल का अपडेशन करा पाएंगे। प्रोफाइल अपडेशन के बाद जो भी अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा 27 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रोफाइल वेरिफिकेशन इनका किया जाएगा। ऐसे अतिथि विद्वान जिनकी योग्यता में अनुभव बड़ा हो उसका यहाँ पर लाभ उनको मिल सकेगा। अन्य बोर्ड से अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए माइग्रेशन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यानी दूसरे बोर्ड से जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको अब माइग्रेशन यहाँ पर देना होगा। आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे विद्यार्थियों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित विद्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। मंडल के निर्देश अनुसार माइग्रेशन पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं B.Ed M.Ed में प्रवेश की। एक्स्ट्रा राउंड जो है वो आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTA के पाठ्यक्रम जैसे B.Ed, B.Ped, M.Ed, M.Ped आदि में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का अतिरिक्त चरण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये चरण 24 जुलाई से शुरू हो गया है, जो कि 27 जुलाई तक नए पंजीयन आप कर सकेंगे। अतिथि विद्वानों के लिए एक और अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदेश के एक ही कॉलेज में लंबे समय से जो भी अतिथि विद्वान सेवा दे रहे हैं अपने मनचाहे कॉलेज में स्थानांतरित अब हो सकेंगे। इसके लिए 5 अगस्त से परीक्षा प्रक्रिया जो है उनकी शुरू की जाएगी। 5 अगस्त 2026 तक कॉलेज बदलने का विकल्प उनको मिलेगा। माफ कीजिएगा, 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक उनको कॉलेज बदलने का ऑप्शन पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। विभिन्न विभागों में पदोन्नति का कार्य जारी है। वहीं पदोन्नति में CPCT की अनिवार्यता खत्म करने की मांग यहां पर देखने को मिली। कर्मचारी अधिकारी संरक्षण संघ ने ज्ञापन यहां पर सौंपा है। राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के निवर्तमान और संरक्षक शील प्रताप सिंह जी ने यहां पर संघ के पदाधिकारियों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर सचिव KVS चौधरी जी को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि जो पदोन्नति में CPCT की बाध्यता है उसको समाप्त की जाए, क्योंकि चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को रिक्त सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति के लिए अग्रिम रूप से CPCT उत्तीर्ण के बाद पदोन्नति देने की बात कही, जो कि अवैधानिक है। अब स्कूल के जो खाली पद पड़े हैं उनकी ओर चलते हैं, बात कर लेते हैं। स्कूल में 1,15,000 पद खाली फिर भी भर्ती नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी होने के बावजूद भर्तियों में पदों की संख्या नाम मात्र रखी गई है। विधानसभा बजट सत्र में जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें 2,89,005 स्वीकृत शिक्षक है पद है। उनमें से 1,74,419 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 1,15,678 पद अभी भी खाली है। प्रदेश के लगभग 83,514 विद्यालय में से 1968 यानी 2000 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वहीं 46,417 विद्यालय में केवल 2 ही शिक्षक कार्यरत हैं, यानी शिक्षकों के रिक्त पदों की भरने की बात जो है यहाँ पर की गई है।
अब चलते चलते बात कर लेते हैं ई अटेंडेंस को लेकर, जो कि अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग में जो ई अटेंडेंस लागू की गई है उसका करंट अतिथि शिक्षकों को भी लग गया है। विभाग ने अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग के लिए अतिथि शिक्षकों का 90% ई अटेंडेंस अनिवार्य किया है। हालांकि विरोध के बाद उसमें कुछ राहत दी गई। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी 90% ई अटेंडेंस नहीं है, उन्हें पोर्टल में आवेदन न करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ महोदय को आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदनों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो भी गठित सदस्य कमेटी रहेगी उसके माध्यम से होगा। उसके बाद जो भी नियम अनुसार निर्णय लेना होगा वो निर्णय यहाँ से देखने को मिलेगा। डीपीआई ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि तय कारणों के अतिरिक्त कोई विशेष परिस्थिति हो तो जिला समिति उसका भी साक्ष्यों सहित परीक्षण करके निर्णय ले सकेगी। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। आशा करता हूं कि वीडियो अपडेट आपको काम की लगी होगी। इसके लिए लाइक का बटन आप जरूर प्रेस करते चलिएगा। मिलेंगे हम इसी प्रकार की अपडेट लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।